नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 247 में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है संदीप सामल और हम लोग यहाँ पे फिर से जुड़ गए हैं एज यूजुअल हमारा रेगुलर सेशन जो है नाबार्ड के ऊपर। ओके, सो आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न, और इसमें से एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ आज, क्रॉपिंग पैटर्न एंड एग्रोक्लाइमेटिक जोन। ओके, सो जो क्रॉपिंग पैटर्न है या फिर जो क्रॉपिंग सिस्टम है, आप लोग इसमें देखने वाले हो कि किस तरह से जो है एक क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, हाउ एग्जैक्टली द क्रॉप इज कल्टीवेटेड, एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मोर देन वन क्रॉप्स आर आई मीन बेसिकली 2 or more than 2 crops are cultivated. Okay, so how is that cultivated exactly in a particular area over a particular period of time. Okay, ये सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं आज क्रॉपिंग सिस्टम एंड एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में, राइट। वेरी गुड आफ्टरनून भावना, वेलकम टू द सेशन। वेरी गुड आफ्टरनून परिमला, वेलकम टू द सेशन। सर यूट्यूब क्लासेस काफ़ी होंगे फॉर नाबार्ड। देखिए काफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा ऑब्वियसली, क्योंकि टाइम का यहाँ पे कंस्टेंट रहता है। जो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं पेड बैच के बारे में बताता हूँ। वहाँ पे आपका आफ्टरनून में 1.5 घंटे का क्लास होता है ARD का, और शाम को 1.5 घंटे का क्लास होता है। सो 3 घंटे का क्लास। और यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, जस्ट मैक्स हमारे पास यहाँ पे 45 मिनट्स to 1 hour का टाइम है। ओके, सो सेम चीज़ तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। ओके, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ेस मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ेस मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कवर करने के लिए। ओके, जितना भी हमारे पास टाइम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेड बैचेस में आपको एक इंटरेक्टिव डाउट डिस्कशन का इंटरफेस मिलता है, लेकिन जो कि यूट्यूब पे इतना इजी नहीं होता है, राइट। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम एंड एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज क्रॉपिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया। सो पहले देखते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। इट इज एन ऑर्डर इन विच क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड। जस्ट अ मिनट। So it is an order in which the crops are cultivated on a piece of land over a fixed period associated with different soil management practices. ठीक है, क्या है ये बेसिकली एक ऑर्डर है। क्या किया जाता है यहाँ पे, क्रॉप को ना अलग अलग टाइम पे बेसिकली यहाँ पे क्रॉपिंग की जाती है, मतलब कल्टीवेशन किया जाता है। और जब यहाँ पे हम लोग कल्टीवेशन करने के बारे में बात करते हैं, I mean in a certain area over a certain period of time. Okay, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, just a minute, okay, just give me a minute, ठीक है। सेशन कंटिन्यू करते हैं। सिम्स लाइक थोड़ा सा यहाँ पे शायद नेटवर्क इशू है। ओके, सब कुछ ठीक है, कोई बफरिंग वगैरह नहीं हो रहा है, नो इशू फ्रॉम योर एंड। जरा मुझे फटाफट बता दीजिए सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है आपके एंड से, आपको सब कुछ सही दिख रहा है, राइट। ओके, पेड वाले में PDF प्रोवाइड होंगी विद वीडियोस। यस, पेड वाले में आपको PDF मिलेगा। आपका एक आपको जो भी आपके क्लासेस हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हर रोज़ आपको जो है PDF भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। ओके, चलिए, सो वापस आते हैं हम लोग अपने क्रॉपिंग सिस्टम में। इट इज एन ऑर्डर इन विच द क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड ओवर अ फिक्स्ड पीरियड एसोसिएटेड विद डिफरेंट सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, अलग अलग सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है यहाँ पे, जिसके ऊपर बेसिकली क्रॉपिंग सिस्टम डिपेंड करता है। देखिए, जो ये वाला पहला लाइन है ना, इट इज एन ऑर्डर इन विच द क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन अ पीस ऑफ लैंड ओवर अ फिक्स्ड पीरियड। अब ये बेसिकली पैटर्न है, दिस इज द पैटर्न।
ठीक है, जब ये एग्जैक्ट लाइन जुड़ जाता है ना आपके पास विद डिफरेंट सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, दिस बिकम्स क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, इट डील्स विद द क्रॉपिंग पैटर्न्स यूज्ड इन अ फार्म एंड इट्स इंटरैक्शन विथ डिफरेंट फार्म रिसोर्सेज एंड अदर फार्म एंटरप्राइज। आप मान लो कोई भी कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पैडी कल्टिवेशन। सो आपके फार्म पे जो रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल एक पंप हाउस है, एक स्टोरेज स्ट्रक्चर है, या फिर एक गोडाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर हाउ इज द क्रॉप एंटरप्राइज वट एवर यू आर गोइंग टू कल्टिवेट, और जो भी आप एनिमल एंटरप्राइज आप स्टार्ट करना चाहते हो वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए कि एनिमल एंटरप्राइज पहले से है, मान लीजिए एक डेयरी फार्म है और आप उसी के बगल में एक कोई भी क्रॉप कल्टीवेट करने वाले हो, सो वो क्रॉप का और वो एनिमल एंटरप्राइज का किस तरह का जो है यहाँ पे रहने वाला है इंटरेक्शन। ओके, सो एवरीथिंग इज कंसिडर्ड इन केस ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। Next, therefore it can be said that cropping system is the summation of cropping pattern and management. तो क्या कह सकते हैं हम, basically cropping pattern plus management is known as cropping system. Clear? चलो बढ़िया। Next, we have cropping intensity or cropping index. Okay, so what is cropping intensity or cropping index? It refers to the raising of a number of crops on the same field during one agricultural year. एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक से ज्यादा क्रॉप जब आप ग्रो करते हो, बेसिकली दिस इज नोन एज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉपिंग इंडेक्स। ओके, सीआई क्या है यहाँ पे, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ ईयर इनटू 100। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू हैव अ लैंड ऑफ 1 एकड़, ठीक है, आपने इसमें 3 क्रॉप लिए एक ईयर में, 3 क्रॉप in 1 year. Okay, so that means you cultivated this land for 3 times. आपने 3 बार इस लैंड को कल्टिवेट किया, so this is 3 into 1. The gross cropped area is 3 acre divided by net sown. Exactly आपका एरिया कितना है, it is 1 acre multiplied by 100. So the answer will be 300%. Same अगर हम दूसरे फॉर्मूला से देखें, number of crops grown in a year 3 per year multiplied by 100. The answer is also 300%. ठीक है, this is known as cropping intensity. Okay, so यहां पे नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज है, द प्रेजेंट, अच्छा ऊपर यार, द प्रेजेंट क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया इज 136%, 142% नहीं है, ध्यान दीजिएगा 136% है, एंड हैज रजिस्टर्ड एन इंक्रीज इन ऑफ ओनली 25% सिंस इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम जो है मोनोक्रॉपिंग है और मल्टीपल क्रॉपिंग है। ओके, सो मोनोक्रॉपिंग का मतलब है बेसिकली सिंगल क्रॉप एंड मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब मोर देन 1 क्रॉप, राइट। मोनोक्रॉपिंग में क्या आता है, मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर और सिंगल क्रॉपिंग और प्योर क्रॉपिंग और सोलो क्रॉपिंग रेफर्स टू ग्रोइंग ऑफ ओनली वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ईयर आफ्टर ईयर। सालों साल एक ही लैंड पे सिर्फ एक क्रॉप को कल्टीवेशन करना इज नोन एज मोनोक्रॉपिंग। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, द क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन दिस केस इज ऑलवेज 100%। कितना रहता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, हमेशा इस केस में जो है 100% रहता है, राइट। यहाँ पर एक पिक्चर है, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से एक पर्टिकुलर क्रॉप को यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है, आपको कहीं भी कोई दूसरा क्रॉप नहीं दिख रहा है इस पिक्चर में, राइट। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है। इट रेफर्स टू द ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन वन एग्रीकल्चर ईयर विदाउट डिटोरिएटिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी खराब किए बिना अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक से ज्यादा क्रॉप, 2 से ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं एक साल के अंदर, दैट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। Okay, a very good afternoon, Raju Singh Rawat, welcome to the session. Next, it is the intensification of cropping in time and space dimension. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस पे। टाइम एंड स्पेस डायमेंशन, टाइम का मतलब है जो ओवर द टाइम, मतलब ओवर एन ईयर, ठीक है, एक ईयर में आप क्या कितने क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हो। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो बेसिकली एरिया ऑफ द लैंड, एक पर्टिकुलर एरिया में आप कितना क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर रहे हो, ठीक है। सो मल्टीपल क्रॉपिंग की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है यहाँ पे, इंटर क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग है, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग है। 4 मेजर टाइप्स है यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग में, इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग एंड रिले क्रॉपिंग। पहले देखते हैं इंटर क्रॉपिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज इंटर क्रॉपिंग। इट इज ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विथ अ डेफिनाइट रो पैटर्न, ठीक है, सेम लैंड पे एक डेफिनाइट रो पैटर्न। अच्छा, ये मैंने अंडरलाइन क्यों किया है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेफिनाइट रो पैटर्न नहीं होता है देन इट कैन बी इंटरक्रॉपिंग और इट कैन बी मल्टीपल क्रॉपिंग, सॉरी इंटरक्रॉपिंग और इट कैन बी मिक्स्ड क्रॉपिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स
जनरली इट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग, ओके। लेकिन जब डेफिनाइट रो पैटर्न की बात आ जाती है, इट इज़ इंटरक्रॉपिंग। इफ देयर इजंट एनी काइंड ऑफ डेफिनाइट रो प्रेजेंट वाइल सोइंग द क्रॉप, देन इट इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ओके। नेक्स्ट, सर क्या मैं ये वाला एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करोगे, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप जैसे ही पढ़ोगे कोई चीज़ तो उसमें तो आप बेटर होते ही जाओगे, लेकिन ओके, लेकिन आप क्या करना है, आपको बेसिकली जो है यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट देना है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना है। मैंने आपको बताया था ना, अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो, तो 2 घंटा और 3 घंटा और, ठीक है, ये एफर्ट आपको देना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है नाबार्ड में बहुत लोग होते हैं जो लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कोई बैंक में या फिर कोई इंस्टीट्यूट में, और वो लोग भी फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकल के आना पड़ेगा यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट, इस जॉब को जो है पाने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना टाइम लिमिट थोड़ा हमारे पास कम है, सिर्फ 40 डेज 45 डेज, तो इसमें जो है सब कुछ तैयार करना एकदम जो है लाइक डेडिकेशन चाहिए, ओके। नेक्स्ट, सो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेट रो पैटर्न होना ही चाहिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ग्राउंडनट प्लस रेड ग्राम 7:1 रेशियो। इसका मतलब 7 रोज ऑफ ग्राउंडनट के बाद एक रो जो है हम रेड ग्राम का यूज करेंगे, फिर 7 रोज ऑफ ग्राउंडनट, फिर एक रो जो है रेड ग्राम। व्हीट और मस्टर्ड, सिंपली 9 रोज ऑफ व्हीट 1 रो ऑफ मस्टर्ड, 9 रोज ऑफ व्हीट 1 रोज ऑफ मस्टर्ड। इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट, द क्रॉपिंग इंटेंसिटी स्पेस डायमेंशन इज अचीव्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा, जो इंटर क्रॉपिंग है उसमें क्या होता है, स्पेस में, स्पेस डायमेंशन में हमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी देखने को मिलता है, नॉट इन टाइम डायमेंशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग। पहला है स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग, ओके। सो स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग में देखो क्या होता है, इट रेफर्स टू द ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन स्ट्रिप्स। हम लोग यहाँ पे रोज की बात नहीं कर रहे हैं, एक स्ट्रिप में ज्यादा रो, मोर मतलब एक सर्टन फिक्स नंबर ऑफ रोज होगा, ठीक है। सो 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन स्ट्रिप्स वाइड एनफ टू परमिट इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट नैरो इनफ फॉर द क्रॉप्स टू इंटरैक्ट एग्रोनॉमिकली, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, मतलब ये इतने वाइड होते हैं कि आराम से जो है लगेगा कि ये इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है मेज का, सोयाबीन का, ओट्स का, ठीक है। 3 क्रॉप यहाँ पे किए जा रहे हैं स्ट्रिप्स में। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये मोर देन 1 रोज है, ठीक है। दीज आर 1 स्ट्रिप, ओके। सो वाइड एनफ टू परमिट इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, मतलब लगे कि हाँ इसका अलग ही खेती हो रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो 2 स्ट्रिप में इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि एकदम अलग, मतलब फिर जो है लगे कि कंप्लीटली अलग है। कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम सेम नहीं कर सकते हैं। आप 1-1 किलोमीटर दूर बनाओगे स्ट्रिप तो ऑब्वियसली वेस्टेज ऑफ लैंड है, हालांकि 1 किलोमीटर दूर कोई बनाता नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट, हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्राउंडनट प्लस रेड ग्राम। ग्राउंडनट लाइक 6 रोज ऑफ ग्राउंडनट को आप एक स्ट्रिप ले सकते हो, एंड 4 रोज ऑफ रेड ग्राम को आप जो है एक स्ट्रिप ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट, एली इंटरक्रॉपिंग। एली का मतलब गली होता है, ठीक है। इट रेफर्स टू अ क्रॉपिंग पैटर्न इन विच रोज ऑफ ट्रीज आर ग्रोन विथ वाइड स्पेसिंग एंड द कंपेनियन क्रॉप इज ग्रोइंग इन द एलीवेज बिटवीन द रोज। एग्जाम्पल राइस व्हीट सीक्वेंस इज डन विथ ट्रीज लाइक बाबुल। ये दोनों साइड में मान लो बाबुल के ट्रीज हैं और बीच में जो है, हालांकि ये राइस और व्हीट नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि आप राइस और व्हीट भी लगा सकते हो, कोई भी क्रॉप इनके बीच लगा सकते हो, ठीक है। तो इनमें जो आपको इतना स्पेसिंग रखना है कि दिस विल फील लाइक एन एली, ठीक है, और ये एली के बीच आपको क्रॉप लगाना है। दिस इज नोन एज एली इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये जो है कंपेनियन क्रॉप्स होते हैं जो बीच में ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट, parallel cropping. It refers to the cultivation of such crops which have different habit and zero competition. Example black gram, green gram plus maize. अब जैसे 2 पैरेलल लाइंस होते हैं जो कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उसी तरह हमें कोई ऐसे 2 क्रॉप चुनना है जिनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनका जो टाइम पीरियड है वो किसी के साथ कभी कोइंसाइड ना करे। जैसे सोइंग टाइम कोइंसाइड ना करे, हार्वेस्टिंग टाइम कोइंसाइड ना करे, पीक न्यूट्रिएंट डिमांड टाइम कोइंसाइड ना करे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीक न्यूट्रिएंट डिमांड? बेसिकली इट इज द पॉइंट ऑफ टाइम वेयर द न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ द क्रॉप इज एट द पीक हाईएस्ट, ओके। उसी तरह क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज होता है, बेसिकली वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज में भी, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज जो है वो भी यहाँ पे कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं ब्लैक ग्राम या फिर ग्रीन ग्राम प्लस मेज। मेज जैसे क्रॉप के साथ अगर आप ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम को अगर ऐड करोगे तो फिर कोई भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, मतलब कुछ भी यहाँ पे कोइंसाइड नहीं करने वाला है।
The peak nutrient demand period for black gram or green gram is around 30 to 35 days after sowing, while for maize it is 50 days after sowing. ठीक है, तो peak nutrient demand maize के लिए कितना दिन है? 50 to 50, usually 50 to 55 days का होता है. ओके, डेज आफ्टर सोइंग, DAS का मतलब है डेज आफ्टर सोइंग, मतलब सोइंग से इतने दिन बाद. ओके, नेक्स्ट कंपेनियन क्रॉपिंग क्या होता है? सच इंटरक्रॉपिंग वेयर द प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप्स इज इक्वल टू इट्स सोल प्लांटिंग और मोनोक्रॉपिंग. मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं शुगर केन और पोटैटो का. एक लैंड पे आप शुगर केन ग्रो कर रहे हो, एक लैंड पे आप पोटैटो ग्रो कर रहे हो, दोनों सेम है. मान लीजिए 1 एकड़. ओके, मान लीजिए इसका पॉपुलेशन X है, इसका पॉपुलेशन Y है. जब आप इंटरक्रॉपिंग करोगे दैट मीन्स शुगर केन और जो क्या बोलते हैं पोटैटो का, आप मान लो सेम एरिया सेम होना चाहिए. ये भी 1 एकड़ ही है, हालांकि मैंने थोड़ा सा बड़ा सा बॉक्स बना दिया. 1 एकड़ ही होना चाहिए. तो जब आप इनको यहाँ पे प्लॉट करोगे लाइक शुगर केन पोटैटो शुगर केन. ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्लांट पॉपुलेशन है ना, ये X रहेगा, ये Y रहेगा, सेम ही रहेगा. इस तरह का आपको क्रॉप को कंबाइन करना है. Okay, this is known as companion cropping. The growing of any of the above 3 intercrops individually with sugarcane hardly affects the production of any one of them. ठीक है, मतलब किसी के प्रोडक्शन को जो है अफेक्ट नहीं करेगा. आप अगर बीच में 2 रोज पोटैटो लगाओगे तो वो शुगरकेन के प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करने वाला है यहाँ पे. क्लियर? नेक्स्ट गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा है सो काइंडली हिट दैट लाइक बटन. ओके, चलो. So multi-storied, multi-tiered or multi-level cropping. Cultivation of 2 or more than 2 crops of different heights simultaneously on a certain piece of land at any certain period. ठीक है, तो जो कल्टीवेशन होता है बेसिकली क्रॉप्स का अलग अलग हाइट्स पे होता है. ओके, मतलब एक क्रॉप अगर 6 फीट का है तो दूसरा क्रॉप 4 फीट का है, दूसरा क्रॉप 10 फीट का है. ओके, तो जैसे कोकोनट वगैरह हो गया, काफ़ी हाइट वाले क्रॉप होते हैं, तो उसी तरह. जनरली प्रैक्टिस्ड इन कर्नाटका एंड केरला. It utilizes solar energy and soil layers effectively. Okay, जो सोलर एनर्जी होता है और जो सॉयल लेयर होता है बहुत ही इफेक्टिवली जो है ये क्या करता है, इसको यूटिलाइज करता है. ओके, कैसे यूटिलाइज करेगा? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा. द ऑब्जेक्टिव इज टू यूटिलाइज द वर्टिकल स्पेस मोर इफेक्टिवली. ओके, एंड एग्जाम्पल क्या है इसका? शुगर केन, मस्टर्ड ऑनियन पोटैटो के साथ, और कोकोनट पाइपर मतलब पेपर, जो ब्लैक पेपर आप बोलते हो ना, बनाना एंड पाइनएप्पल. अब इसका एक पिक्चर देखते हैं. देखिए, इसका हाइट यहाँ तक है, इसका हाइट यहाँ तक है, इसका हाइट. सो दीज आर क्रॉप्स विद डिफरेंट हाइट्स. सो द सनलाइट दैट दे आर यूटिलाइजिंग इज ऑल्सो एट डिफरेंट लेवल. सो नो इश्यूज विद दैट. ठीक है, कोई किसी के ऊपर शैडो नहीं बना रहा है. ओके, अब हम लोग, ये वर्टिकल स्पेस हो गया. नाउ विल टॉक अबाउट अनदर वर्टिकल स्पेस बीनीथ द सॉइल. ओके, सो बिलो द सॉइल अगेन वी हैव द रूट्स. ओके, तो देखो इसका रूट्स, ये जो प्लांट है इसका रूट यहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा, इसका रूट यहाँ से लेगा, इसका रूट इस एरिया से लेगा. सो इनका भी ना जो एरिया है वो भी यहाँ पे अलग है. बेसिकली दे आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल स्पेस बीनीथ द सॉइल और बिलो द सॉइल ऑल्सो. क्लियर? सो दिस इज नोन एज मल्टी टायर्ड और मल्टी लेवल और मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग. ओके, next we have synergetic cropping. So synergism means some kind of positive interaction, right? The yields of both the crops are higher than that of their pure crops. That means if you are taking 2 crops like sugarcane and potato and their yield is X and Y, then if you will intercrop them, sugarcane and potato, then their yield will be greater than X, greater than Y, something like this. Okay, so यहाँ पे तो क्या होगा, बेसिकली क्या देखना है, जो ईल्ड्स है दोनों के दोनों क्रॉप का जो ईल्ड है. अब आप इसको अगर अलग अलग कल्टीवेशन करोगे तो इसका ईल्ड जितना होगा, अगर साथ में कल्टीवेशन करोगे तो इसका ईल्ड जो है उतना ही होगा. कोई भी यहाँ पे चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा. ओके, सॉरी, उससे ज़्यादा होगा, उतना नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे शुगर केन पोटैटो का है. द कॉज ऑफ सिनर्जिज्म और द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इज नॉट नोन येट. नेक्स्ट, अब आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग हो गया, सारे के सारे इंटरक्रॉपिंग के टाइप्स हम लोगों ने देख लिए. और अब आता है यहाँ पे क्या चीज़? मिक्स्ड क्रॉपिंग. ओके, लेट्स टॉक अबाउट मिक्स्ड क्रॉपिंग कि क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग. ओके, Laflitz was first to conduct scientific study on mixed cropping. याद रखिएगा इसको. It refers to the cultivation of 2 or more than 2 crops simultaneously on the same land. ध्यान दीजिए, without any definite row arrangement or fixed ratio. Intercropping में क्या था? There is some kind of definite row arrangement. Okay, यहाँ पे कोई भी definite row arrangement नहीं है. Seeds are generally sown by broadcasting method, और वहाँ पे क्या किया जाता था? Line sowing method. ठीक है, वहाँ पे line sowing method, लेकिन यहाँ पे you have broadcasting method.
यहाँ पे देख लो एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से ये मेज है, 2 प्लांट मेज के हैं, एक प्लांट पीजीएनपी या फिर आपका रेड ग्राम अरहर का है, 3 प्लांट मेज के हैं, फिर एक प्लांट जो है यहाँ पे पीजीएनपी का है, फिर 2 प्लांट यहाँ पे मेज है। मतलब कोई फिक्स रेशियो नहीं है, जैसे तैसे जो है ब्रॉडकास्टिंग का क्या मतलब है, थ्रोइंग द सीड्स रैंडमली, ठीक है, कर दिया गया है और प्लांट्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। Next we have sequential cropping. It can be defined as growing of 2 or more crops in sequence on same piece of land in a farming year. ठीक है, एक फार्मिंग ईयर पे एक लैंड पे जो अलग मतलब एक सीक्वेंस में जो है आप अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, दैट इज नोन एज सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। ओके, क्रॉप इंटेंसिफिकेशन इज अचीव्ड ओनली इन टाइम डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा, इंटरक्रॉपिंग सिर्फ स्पेस डायमेंशन, यहाँ पे ओनली टाइम डायमेंशन, क्योंकि आप 2 क्रॉप को एक साथ कल्टीवेट नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग कल्टीवेट कर रहे हो, जस्ट दैट वन आफ्टर अनदर कल्टीवेट कर रहे हो आप, ठीक है। देयर इज नो इंटरक्रॉप कंपटीशन, क्योंकि साथ में नहीं हो रहा है। देखो, पहले सोयाबीन कंप्लीट हुआ, फिर व्हीट कल्टीवेट हुआ, फिर व्हीट कंप्लीट हुआ तो पोटैटो कल्टीवेशन हुआ, पोटैटो कंप्लीट हुआ तो है, मतलब बेसिकली एक फॉडर क्रॉप है जो एनिमल्स के लिए यूज ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो अगर एक टाइम पे एक लैंड में एक से ज्यादा क्रॉप है ही नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात ही नहीं है या फिर कंपटीशन की बात ही नहीं है। सिक्वेंशियल क्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, क्योंकि कोई किसी के लाइफ साइकिल में ओवरलैप नहीं कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन द 2 और मोर क्रॉपिंग। क्लियर? नेक्स्ट, अब आता है रिले इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, बहुत टफ कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ओके, सब बेसिक चीज़ें ही आपको पढ़नी है, ओके। रिले इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज रिले इंटरक्रॉपिंग हियर? इट इज ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ईच, ठीक है। इसका मतलब, ये इसका डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। देखो, पहला क्रॉप स्टार्ट हुआ, पहला क्रॉप कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कंप्लीट नहीं हुआ है और यहीं पे सेकेंड क्रॉप को सोइंग कर दिया गया है। द क्रॉप is shown here, the first crop is shown here, and the crop is going to complete its life cycle at this point of time. But before the completion of the life cycle of the first crop, or before harvesting of the first crop, the second crop is sown. Okay, so this is known as relay cropping or overlapping cropping. Basically, the second crop is overlapping on the first crop, right? It is growing of 2 or more crops simultaneously during the part of the life cycle of each. This concept has been derived from relay race. Okay. A second crop is planted after the first crop has reached its reproductive stage of growth, but before it is ready for harvest. इसका मतलब हार्वेस्ट नहीं हुआ है लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच गया है। That means let's talk about wheat or paddy, मतलब ग्रेन फॉर्मेशन हो गया है, ओके। एग्जाम्पल, राइस एंड राइस फैलो पल्स, ठीक है। बेसिकली मतलब राइस का हार्वेस्टिंग होने से पहले जो है यहाँ पे पल्स को सोइंग कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज राइस फैलो पल्स, ओके। अब आते हैं हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, ठीक है। ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, सारे के सारे नंबर्स दिख रहे हैं, जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं, मतलब आई थिंक 15 तक यहाँ पे नंबर्स आपको दिखेंगे, या सो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में, ओके। इंडिया में क्या है यहाँ पे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ओके। सो लेट्स सी द कौन कौन से एरिया है, क्या है। पहला है वेस्टर्न हिमालयन रीजन, उसमें क्या आता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड एक्सेप्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बुक्स में आपको ये चीज नहीं मिलेगा, ओके। आपको ये वेबसाइट्स में मिलेंगे या फिर जो लेटेस्ट करंट जो अपडेटेड बुक्स है ना उसमें मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड तो है, लेकिन उत्तराखंड का कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्टर्न हिमालयन रीजन में नहीं आता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सेकेंड, ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ओके। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखिएगा, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो सिर्फ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है ना वेस्ट बंगाल का, वो आता है ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। थर्ड वन इज लोअर गैंजेटिक प्लेन्स रीजन, ठीक है, वेस्ट बंगाल। सब कुछ आएगा, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल आएगा यहाँ पे, लेकिन दार्जिलिंग नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दार्जिलिंग कहाँ पे गया? ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स रीजन, ये वाला हिस्सा है, पार्ट्स ऑफ यूपी एंड बिहार, ठीक है। यूपी के कुछ पार्ट जो ईस्टर्न यूपी है एंड बिहार। नेक्स्ट, अपर गैंजेटिक प्लेन्स रीजन। अच्छा, नंबर गलत हो गया, चलो ठीक है। अपर गैंजेटिक प्लेन्स रीजन, अब अपर गैंजेटिक प्लेन्स रीजन जो है यहाँ पे क्या है, देख लो, 5th कहाँ चला गया, 5th अपर गैंजेटिक प्लेन्स रीजन, ओके हियर। तो यूपी है और जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में नहीं था, हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट,
ट्रांसगैंजेटिक प्लेन्स रीजन, यहाँ पे है आपका ट्रांसगैंजेटिक प्लेन्स रीजन। सो बेसिकली ये जो ट्रांसगैंजेटिक प्लेन्स रीजन का इलाका है, यहाँ पे आपको कौन कौन से स्टेट्स मिलेंगे? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अगेन इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। अरे थोड़े से जो है यहाँ पे मिस हो गए, सो जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक द पीपीटी हियर। आई थिंक यहाँ पे मैंने कोई स्लाइड जो है स्किप कर दिया है, राइट? सो जस्ट अ मिनट। हाँ, फटाफट जो है देख लेते हैं एक बार। अगर स्लाइड्स होंगे तो फटाफट ऐड कर देंगे, वरना जो है मैं, अगर टाइप करने की बात है तो फिर मैं कल आपको जो है इसको, या फिर आज शाम के 7:30 बजे वाले सेशन में इसको करवा दूंगा। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, एक मिनट नहीं, 2 मिनट, ठीक है? सो 2 मिनट दीजिए, फटाफट से देख लेते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में कहाँ पे स्किप हुआ। सो तब तक अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप लोग डाउट पूछ सकते हो अपना। ओके, सो स्लाइड्स मिल गए एंड द एडिटिंग इज डन, राइट? सो लेट मी चेक। ओके, सब कुछ ठीक है? चलो सर, इसमें फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉन्सेप्ट बेस्ड? आई डोंट थिंक आप लोगों के फैक्चुअल टाइप ज़्यादा आएगा, एक तो कॉन्सेप्ट आएगा एंड दूसरा इज करंट, ठीक है? करंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और करंट रिलेटेड टू, ओके, करंट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया। ओके, सो ये चीज़ें जो है यहाँ पे ज़्यादा आएगा। ओके, क्लियर? सर ऐप में लिंक दे दीजिए प्लीज़। लिंक फॉर किस चीज़ के लिए? लिंक एक बार बता दो आप लोग कि मतलब किस चीज़ के लिए आपको लिंक चाहिए। ओके, सो हम लोग फटाफट देखते हैं। ये उल्टा सीधा हो गया पूरा, चले कोई नहीं। सो 7th वन इज यहाँ पे, जो 7th वन है दैट इज ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, जिसमें ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आता है। सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन जो एमपी, राजस्थान एंड यूपी आता है। नेक्स्ट यू हैव वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, जिसमें महाराष्ट्र, एमपी, यहाँ पे मैं बता देता हूँ पहले कहाँ कहाँ है। 8th ये वाला सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन है, जो एमपी, राजस्थान, यूपी, पार्ट्स ऑफ यूपी, पूरा नहीं, ठीक है? सो वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन जो ये है यहाँ पे महाराष्ट्र, एमपी एंड राजस्थान है। देन यू हैव सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन जो, ओके, तो ये वाला इलाका जहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु मिलेगा, ठीक है? जो नेक्स्ट है यहाँ पे ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स रीजन। ओके, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स रीजन में क्या है यहाँ पे देख लो, ये वाला एरिया, ठीक है? इसमें आपको ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के जो है क्या मिलेगा? कोस्टल एरिया, ठीक है? जो कोस्टल एरिया है ना वो मिलेगा यहाँ पे, और बाकी ओडिशा का जो हिस्सा वो कहाँ पे मिला आपको? झारखंड वगैरह, वो आपको मिलेगा ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन में। नेक्स्ट बाकी यहाँ पे आता है वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट रीजन। ओके, ये कहाँ पे आता है? सो हियर इट इज वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट रीजन, जिसमें कोस्टल पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स रीजन, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुजरात स्टेट आता है। वेस्टर्न ड्राई रीजन, जिसमें सिर्फ राजस्थान आता है। एंड फाइनली द आइलैंड रीजन, जहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड ये इंक्लूडेड है, ठीक है? ये हमारा जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन है पूरा का पूरा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट। ओके,
Agroclimatic zones under National Agricultural Research Project. Okay, so NARP, National Agricultural Research Project, NARP, was launched by ICAR, Indian Council of Agricultural Research, for initiating agricultural research in the agroclimatic zones of the country. In NARP, the country has been divided into 127 agroclimatic zones. ठीक है? Then agroecological regions by the National Bureau of Soil Survey and Land Use Planning, इन्होंने भी एक क्लासिफिकेशन दिया है. 21 एग्रोइकोलॉजिकल जोन्स दिया है, ध्यान रखिएगा, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स नहीं, यहाँ पे आता है एग्रोइकोलॉजिकल जोन्स. ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन मिल गया. एक NARP ने दिया है 127 एंड दूसरा NBSS LUP ने दिया है 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स. ओके, एंड इसी के साथ आज का टॉपिक जो होता है यहाँ पे कंप्लीट. ओके सर, इसमें कंपटीशन है? कंपटीशन कहाँ नहीं है? ठीक है, जहाँ जाओगे आप वहाँ कंपटीशन है. एनीवेज, सो ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट बैच के बारे में. अच्छा, बैच के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी मैं दे दूंगा आज. ओके, अबाउट द बैच. सो जस्ट अ मिनट. सो कहाँ चला गया? या राइट, हियर इट इज. ओके, सो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास है adda247.com का वेबसाइट. ओके, आप वहाँ आपको जाना है और आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करोगे यू विल गेट नाबार्ड हियर. ओके, आप एप्लीकेशन में भी देख सकते हो. यू हैव अ कंप्लीट बैच हियर, यू हैव अ मेरिट सेक्शन बैच. कंप्लीट बैच के बारे में पहले बता देता हूँ. इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे. ठीक है, ARD, ESI मतलब एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, GA, क्वांट, कंप्यूटर, सब कुछ मिलेगा. ओके, डिसीजन मेकिंग मेंशन नहीं है, डिसीजन मेकिंग भी मिलेगा. ठीक है, आपको इसको परचेज करने के लिए जाना है व्यू ऑफर्स में. अपना जो है यहाँ पे ईमेल ID जो है डालना है और जो कूपन कोड है वो आपको लगाना है Y291. ठीक है, Y291 जो है कूपन कोड आपको लगाना है. आपको ये वाला जो सब ये क्या बोलते हैं कोर्स है वो आपके लिए है 2299 में. एंड वैलिडिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये डबल वैलिडिटी कैंपेन के अंडर आ रहा है. सो आपको डबल वैलिडिटी मिलेगा. ओके, प्लस बैंक महापैक में भी ये इंक्लूडेड है. अगर आप बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बैंक महापैक जो है ले सकते हैं. वो आपके लिए बेटर रहेगा. ना अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, बहुत लोगों के पास इंग्लिश का अपना बैच होता है, मैथ्स का ऑलरेडी वो बैच ले चुके हैं, रीजनिंग का बैच ले चुके हैं. तो आपको क्या करना है, आप जा सकते हो मेरिट बैच में. ओके, यहाँ पर आपको मेरिट सब्जेक्ट मिलेंगे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज और GA मतलब जनरल अवेयरनेस. ठीक है, सो यहाँ पे भी आपको सेम जो है कोड अप्लाई करना है. ओके, Y291. ठीक है, सो जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे ये कोड एंड हियर इट इज 1380 रुपीज़. ठीक है, 1379, 1380 रुपीज़ का ये जो है कोर्स है. तो आपको जो भी कोर्स लेना है आप ले सकते हैं. आपके पास पूरा स्टडी प्लान भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप सिंपली स्टडी प्लान भी देख सकते हो. ओके, मैं आपको एक बार स्टडी प्लान दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट. क्या दिख रहा है ना स्टडी प्लान? चलो बढ़िया. सो स्टडी प्लान आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको डेट वगैरह है, सब कुछ दिख रहा है कि क्या क्या जो है कौन कौन से सब्जेक्ट हैं. इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज से आपका मॉर्निंग स्टार्ट होता है 7:30 AM to 9 AM. उसके बाद एग्रीकल्चर आप पढ़ोगे 1 PM to 2:30 PM. फिर GA पढ़ोगे 3 to 4 PM एंड फिर एग्रीकल्चर पढ़ोगे 5:30 PM to 7 PM. ठीक है, सो ये सारे के सारे आपके क्लासेस हैं, आप स्टडी प्लान को चेक कर सकते हैं. ओके, एंड सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. मैंने आपको बैचेस के बारे में बता दिया. अगर आपका कोई डाउट है तो ऑब्वियसली आप लोग जो है पूछ सकते हैं अपने डाउट के बारे में यहाँ पे. जस्ट अ मिनट. ओके,
सर ये क्लासेस का टाइमिंग क्या है, ये कौन से क्लासेस, अगर आप ये यूट्यूब क्लासेस के बारे में पूछ रहे हो सो दिस इज़ 3 PM, और इन क्लासेस के टाइमिंग के बारे में पूछ रहे हो तो मैंने आपको टाइमिंग दिखा दिया अभी। मॉर्निंग से मेरिट सेक्शन की अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ोगे, और ये सारे के सारे जो है आपके जो टाइमिंग्स हैं वो आपके सामने हैं। सर विच वन इज़ बेस्ट, ऐप और यूट्यूब? ऑब्वियसली ऐप में पेड बैच में आपको ज़्यादा कंटेंट भी मिल रहा है, ज़्यादा टाइम मिल रहा है, क्लासेस में ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बेस्ट तो आपके लिए ऐप ही है। ओके, मतलब पेड बैच इज़ ऑब्वियसली बेटर देन द यूट्यूब। अब यूट्यूब ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, पर वहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा कंटेंट भी कवर करते हैं, प्लस आपके पास डाउट पूछने का भी जो इंटरेक्शन का जो प्लेटफॉर्म है ना वो भी वहाँ पे बढ़िया है, ठीक है। IBPS के बारे में काइंडली जो IBPS के फैकल्टी होंगे उनके बारे में पूछिए, उनको पूछिए, जो एग्ज़ाम है आप उनके फैकल्टी को पूछो। यहाँ पे आप नाबार्ड के रिलेटेड अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून निकिता, वेलकम टू द सेशन। लेकिन सेशन जो है यहाँ पे होने वाला है कंप्लीट। ओके, सो आज के लिए इतना था आप लोगों के पास। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि आपको आज आप लोग क्या पढ़े आज, क्रॉपिंग सिस्टम एंड एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पढ़े, ठीक है। एंड इसके बाद आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया बैच के बारे में। सो ऑब्वियसली अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो फटाफट एनरोल कर लीजिए, अब लेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी एनरोल कर लेंगे उतना जो है यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, वरना आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, और रिकॉर्डेड क्लासेस के फिर डाउट क्लियर करने में बड़ा ही दिक्कत हो जाता है। आप इसलिए जितना लाइव क्लास में आप जल्दी ज्वाइन करोगे उतनी जल्दी आपके पास डाउट क्लियर करने का ऑप्शन भी रहेगा। क्लियर, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग शाम के 7:30 बजे हमारे नेक्स्ट सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा पंचायती राज के ऊपर, जो पंचायती राज का टॉपिक है आपके नाबार्ड के सिलेबस में, रूरल डेवलपमेंट में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ।